हरिओम सभी को बहुत बहुत स्वागत है एनवायरनमेंट की क्लास में। जो YouTube पर सुन रहे हैं और जो लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और प्रसन्न होकर अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाए होंगे। आवाज क्लियर है, वीडियो क्लियर है? बता दीजिए एक बार मैसेज करके। जी मैम। ओके, थैंक यू। चलिए अब हम सबसे पहले स्लाइड अपनी शेयर करके स्टार्ट करते हैं क्लास को। कल कहाँ छूटा था हमारा? मैम लास्ट जैव विविधता को जो संरक्षण बता रहे थे, जो राष्ट्रीय स्तर पर बता रहे थे, इसके बारे में। अंतरराष्ट्रीय जो समझौते संधियां हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे। स्लाइड दिखाई दे रही है? वो क्योटो का हम लोग देखने वाले थे ना आज। जी 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 बिल्कुल, क्योटो को देखने वाले थे। स्लाइड दिखाई दे रही है आपको? जी मैम। जी मैम। ओके, ये आज हम कल जो हमने पढ़ा था उसके आगे हम आज बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया था हमारा कल। उसका कुछ पॉइंट बताया था मैम, कुछ बिंदु। हाँ, हो गया था, कंप्लीट हो गया था। कंजर्वेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी भी हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल से हमको स्टार्ट करना है, तो देखते हैं क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। क्योटो प्रोटोकॉल, इसे UNFCCC का COP3 भी कहते हैं, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क क्लाइमेट चेंज ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये इसको COP3 भी मतलब ये कॉप भी बोला गया है इसको। इसका भी फुल फॉर्म है, वो मैं बता दूंगी आपको। और ये कब कब हुए हैं, 1 2 3, उसके हिसाब से यहाँ पे नंबर चेंज होते रहते हैं उनके। तो आप लोगों को ये होमवर्क रहेगा कि आप इसका लेटेस्ट वाला नंबर देखेंगे कि कौन सा है। फिर इसका क्योटो प्रोटोकॉल का आयोजन स्थल, मतलब कहाँ पे सबसे पहली बार ये आयोजित किया गया, तो ये था क्योटो, जो कि जापान का शहर है। 1997 में सबसे पहले बार ये ऑर्गेनाइज किया गया था। फिर यह UNFCCC से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय और कानूनी रूप से बाध्य समझौता है। कानूनी रूप से बाध्य का मतलब है कि जिसने इस पे हस्ताक्षर कर दिए हैं, साइन कर दिए हैं, सिग्नेचर कर दिए हैं, उनको इसके जो कंडीशंस हैं उन सबको मानना अनिवार्य है, नहीं तो उनके अगेंस्ट कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाएगा। जो औद्योगिकृत देशों पर ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए दबाव डालता है। ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं बताया था आपको पहले भी जब हम पॉल्यूशन पढ़ रहे थे। एक तो हो जाता है CO2 मेन है इसमें, SO2 है, NO2 है ये, और CO भी आता है इसमें, जल वाष्प भी आता है। ये एक लिस्ट है इनकी। ये ऐसी चीजें हैं, आप इनको गूगल बाबा से भी पूछ सकते हैं, आराम से आपको एक लिस्ट मिल जाएगी कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी है। इसलिए उस पर हमने ज्यादा डिटेल में जाके बात नहीं करी, लेकिन उनको आप पढ़ लीजिएगा। साथ साथ हमने ये जो पढ़े हैं जितने प्रदूषण फैलाने वाली गैसें हैं या जो एसिटिक रेन कराने वाली हैं, वो सब भी इसमें आ जाती हैं। इसमें जल वाष्प जरूर ध्यान रखिएगा, कहीं नहीं तो हमको ऐसा लगे कि जल वाष्प, जल शब्द सुन के हमें ऐसा लगे कि नहीं नहीं ये कैसे प्रदूषक हो सकता है, वो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट वाला। तो जो भी चीज क्या कर रही है, उष्णता, गर्मी बढ़ा रही है, टेम्परेचर बढ़ा रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ा रही है, वही ग्रीन हाउस गैसों में आएंगी। जल वाष्प में भी क्या होता है, हम देखते हैं बारिश के मौसम में क्या होता है, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता बहुत बढ़ जाती है, मतलब उमस जिसको बोलते हैं, बहुत बढ़ जाती है। उस उमस में मतलब मौसम ऐसा गर्म नहीं है, टेम्परेचर नहीं है, सूर्य की गर्मी नहीं, क्योंकि बादल है, लेकिन फिर भी उसके बाद भी हम पसीने पसीने हो जाते हैं। पसीना कब होता है, जब अंदर से हीट बाहर निकलती है, या मतलब गर्माहट का कहीं ना कहीं
एक एहसास रहता है। तो ह्यूमिडिटी भी क्या काम करती है, टेम्परेचर को बढ़ाने का काम करती है, गर्माहट को बढ़ाने का काम करती है, इसलिए जल वाष्प भी इसमें ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो देश, जो कंट्री ग्रीन हाउस गैसों का ज्यादा प्रोडक्शन कर रही हैं, उनको, उन पे ये दबाव डालेगा कि कम करो। बार बार जैसे ही ज्यादा होगा उसको फिर एक हिंट कर दिया, नहीं कम। जैसे घर में कोई बहुत ऊंची आवाज में बात करता है, किसी की आदत होती है ज्यादा तेज बोलने की, और हमें लगता है कुछ हम कॉन्फिडेंशियल बात कर रहे हैं, तो हमको लगता है कि जो दूसरे लोग रहते हैं वो बोलते हैं, इशारे से बोलते हैं धीरे धीरे, ताकि लोग दूसरे ना सुन लें। फिर वो उसको थोड़ी देर तो याद रहेगा, लेकिन फिर कुछ एक्साइटमेंट में आकर दोबारा से उनका वॉल्यूम तेज हो जाता है, हाई हो जाता है, फिर इशारा करेंगे। तो ऐसे ही कुछ यहाँ पे होता है कि जैसे ही लगा कि हाँ आपका जो आपको बताया था उससे ज्यादा प्रोडक्शन आप करने लगे, फिर उनको नोटिस दे दिया, नहीं कंट्रोल करो। तो ऐसा यहाँ पे सिस्टम है। फिर स्वीकृति मीन्स इसको अनुमति कब मिली, 11 दिसंबर 1997 में। ये डेट्स याद रखना है, जहां जहां जो जो डेट्स आ रही हैं सभी को याद रखना है। प्रभावी मतलब अप्लाई कब से हुआ, लागू कब से हुआ, 16 फरवरी 2005 से। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल के जो हमारे मेन पॉइंट्स हैं, क्या है की पॉइंट्स इनको बोल सकते हैं। एनेक्स 1 देशों, अभी एनेक्स 1 देश कौन से हैं, हमने पढ़ा था इससे पहले। 2 टाइप की कंट्रीज होती हैं, 3 टाइप की कंट्रीज होती हैं। पहली होती हैं डेवलप्ड, जो हर चीज से साधन संपन्न है, लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, सब कुछ है उनके पास में, टेक्नोलॉजी में नंबर 1 पे हर जगह से आगे, तो वो डेवलप्ड कंट्री है। दूसरे होते हैं डेवलपिंग कंट्री, विकासशील, जो डेवलप्ड तो नहीं है लेकिन बहुत पीछे भी नहीं है, वो चल रहे हैं, मतलब कुछ ना कुछ उन्होंने लिंक एक पकड़ ली है और उससे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तीसरे होते हैं पिछड़े वाले देश, एकदम ही पुअर कंट्रीज जिनको हम बोल सकते हैं, जो बहुत ही पीछे होते हैं, ना तो उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है, ना ही कोई संसाधन है उनके पास में, हर तरह से वो पीछे रह गए हैं। तो ऐसे 3 टाइप के जो कंट्रीज होते हैं, तो इसमें से जो पहले वाले टाइप के हैं डेवलप्ड कंट्री हैं, उनको बोलते हैं एनेक्स कंट्री। तो ऐसे वाले देशों के लिए पहली प्रतिबद्धता अवधि 5 वर्षों के लिए 2008 से 12 के लिए थी। मतलब उनको जो पहली बार कॉन्ट्रैक्ट हुआ उनका कि इतने में आपको बिल्कुल फॉलो करने पड़ेंगे रूल्स एंड रेगुलेशन, वो उनका पीरियड कौन सा था, 5 साल का था। और वो 5 साल कौन से थे, 8 से लेके 12 तक के, जिसमें उन्हें 6 ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में 1990 के स्तर से 5.2% कटौती करनी थी। मतलब आप 1990 में, 1990 में आप जितना प्रोडक्शन कर रहे हो उसका, जिस प्रोडक्शन नहीं, उत्सर्जन मतलब आप उसको छोड़ रहे हो, बाहर निकाल रहे हो, वो 1990 में, 1990 में आप जितना कर रहे हो उससे 5.2% की उसमें आपको कटौती करनी है। इतना आपको उसमें कम करना है। जैसे मान लीजिए 10 कर रहे थे, तो 10 में से आप इतना माइनस कर दीजिए, जितना बचेगा फिर उतना आप कर सकते हैं। ऐसा आपको उन्होंने एक कंडीशन रख दी। फिर उसके बाद ये गैसें कौन कौन सी हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, इनके फॉर्मूले सबके हमारे पास पहले से हैं, इसलिए यहाँ पे नहीं लिखे हैं दोबारा से। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सल्फर, हेक्साफ्लोराइड, हेक्साक्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्लोरोकार्बन, ये सब हैं इसमें जिनको इंक्लूड किया गया है। फिर स्वच्छ विकास तंत्र तथा कार्बन व्यापार का प्रावधान भी क्योटो प्रोटोकॉल में किया गया। क्या, स्वच्छ विकास मीन्स वही है, हमेशा हम बात कर रहे हैं कि हमको ध्यान में रखना है कि एनवायरनमेंट क्लीन, नीट एंड क्लीन रहे और हमारा डेवलपमेंट भी होता रहे। कैसे होगा, हम सौर ऊर्जा का यूज करेंगे या ऐसे वाले जो प्रदूषण, जल ऊर्जा का प्रयोग करेंगे जो वातावरण को प्रदूषित नहीं करते हैं, पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये मेन पॉइंट्स इसके थे। ये कंप्लीट हो गया क्योटो प्रोटोकॉल। अब हमारा नेक्स्ट है पेरिस सम्मेलन या पेरिस एग्रीमेंट
UNFCCC का COP21। अब ये पेरिस में हुआ था इसलिए इसको पेरिस सम्मेलन कह दिया, वो क्योटो में हुआ था इसलिए उसको क्योटो सम्मेलन बोल दिया था। और कॉप की दृष्टि से देखें तो ये 21 है। फिर इसके बाद में मुख्य बिंदु क्या है इसके, आयोजन स्थल कहाँ था इसका, पेरिस। पेरिस कहाँ है, फ्रांस का देश, फ्रांस की सिटी है, राजधानी है। फ्रांस की राजधानी है। 2015 में ये हुआ था। 2020 के बाद के कार्यों के लिए पेरिस करार लाया गया, जो सार्वभौमिक करार क्योटो प्रोटोकॉल का स्थान लेगा। मुख्य लक्ष्य वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को इस शताब्दी में पूर्व औद्योगिक स्तर से 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना और आगे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना। मीन्स यहाँ तक पहुंचना है कितना, जो भी आप अभी है आपका लेवल उसमें 10 है तो 8 पे ले आओ, उसको 2 डिग्री कम कर दो। और फिर आगे यानी भविष्य में 1.5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान वृद्धि को सीमित रखना। मतलब जो हर साल किसी चीज में वृद्धि होती है ना, जैसे हाइट किसी की बढ़ रही है तो साल भर में मिला के कुल कितना बढ़ी, मान लीजिए 1 इंच बढ़ी किसी की या आधा इंच बढ़ी, तो वही बात ये कह रहे हैं कि अगर जो पूरे टोटल ईयर में जो वृद्धि होती है, मात्रा में बढ़ोतरी हो रही है, वो कितनी होना चाहिए, 1.5 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, इतनी ही होना चाहिए। इसको मेंटेन रखें, स्थिर रखें कि हर हालत में इससे नीचे जाओ या ना जाओ लेकिन इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। तो ये कंसेप्ट है यहाँ पर। अच्छा, एक चीज मुझे पूछना है, ऐसा तो नहीं है ये सारी चीजें आपकी पढ़ी हुई हो और हम उसमें बस ऐसे ही टाइम हमारा जा रहा हो। अगर पढ़ी है आपने सारी चीजें पहले से तो हम क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे। ऐसे लोग हैं जिन्होंने, बताइए। मैम नहीं पढ़े। नो मैम नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ी है मैम, नहीं बिल्कुल पढ़े हैं। और ये नहीं। सारी चीजें सिलेबस की है, मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट टू द सिलेबस पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल जो जो चीजें एकदम सिलेबस में दी हैं और आता भी सिलेबस के अंदर से। आप और जो दूसरे सब्जेक्ट है ना उसमें भी आप अपना सिलेबस सामने, मैं जैसे तैयारी करी हमेशा हमेशा मैं वही चीजें आपको बताती हूँ कैसे करना है। सिलेबस सामने रखो, एक एक टॉपिक उठाओ और सिलेबस में अगर वो टॉपिक हमारा हो गया उस पर टिक कर दो। मैं आपको अपना सिलेबस दिखाऊंगी, आप इतना हंसेंगे, उसमें 1 इंच भी जगह नहीं दिखेगी आपको, इतना वो नीला पीला लाल हो रहा है बेचारा। तो यही हमको करना है क्योंकि सिलेबस से बाहर कुछ नहीं आता है, बस समझने की देर है कि क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है। इसीलिए मैं बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस से लेके चल रही हूँ, वही चीजें आती हैं, उससे बाहर की चीजें नहीं आती। बस थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ लेते हैं हमसे, तो जब हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो वो प्रॉब्लम भी हमारी खत्म हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मुख्य बिंदु, देशों से हर 5 वर्षों में राष्ट्रीय तौर पर निर्धारित अंशदान वाली अद्यतन, हाई लेवल की हिंदी है, जलवायु कार्य योजनाएं प्रस्तुत करने की अपेक्षा की गई है। देशों से मतलब जो जो कंट्रीज उसमें शामिल हैं पेरिस समझौते में जिनका है, 5 वर्षों में, यह जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, 5 वर्षों में राष्ट्रीय तौर पर मतलब नेशनल लेवल पर क्या करेंगी, निर्धारित अंशदान। अंशदान का मतलब होता है एक, जैसे आपका टोटल है उसमें से कुछ भाग हमने दान कर दिया, उसको बोलेंगे अंशदान वाली अद्यतन जलवायु कार्य योजनाएं। क्या मतलब है इसका, इसको सरल शब्दों में समझिए कि कोई किसी, जलवायु क्या होता है, क्लाइमेट है ना, और क्लाइमेट में चेंज कैसे आता है, मौसम और जलवायु दो अलग अलग चीजें हैं, पहले भी कभी हमने इस पे डिस्कशन किया है। जो थोड़े समय में चेंज होते हैं, जैसे 3 महीने में सर्दी है, 4 महीने तक सर्दी है, 4 महीने के बाद गर्मी है, उसके बाद में फिर क्या है, बारिश आ जाएगी। ऐसे हर 4-4 महीने के लिए चेंज होता है। या हम हमारे जो इंडियन कल्चर के हिसाब से देखें तो चतुर्मास होता है 4-4 महीनों की, वो कौन सी होती है, हेमंत, शिशिर, वसंत, इस टाइप से उनके नाम होते हैं। वैसे भी वो, लेकिन क्या है, बहुत शॉर्ट पीरियड है, उसमें बदलाव आता है कि सर्दी, गर्मी और बरसात, ये थोड़े समय में इनमें चेंज आता है। तो ये क्या है, मौसम है, मॉनसून है, सॉरी मॉनसून नहीं, मौसम ही है
और उसके बाद में बहुत लंबे समय के बाद जो चेंज आते हैं, मतलब हजारों साल लगते हैं कि एक दशा से दूसरी दशा हो जाती है। जैसे कि अभी हम क्या देखते हैं, नवंबर दिसंबर में क्या रहता है, थोड़ी सर्दी, कुछ कुछ गर्म, मतलब दिसंबर तक तो बहुत अच्छी सर्दी आ जाती है। इधर अक्टूबर में कुछ, सितंबर अक्टूबर में कुछ उमस जैसा माहौल रहता है, कभी कभी हल्की बूंदाबांदी बारिश भी हो जाती है। जो टाइम फिक्स है यानी चीजों का महीनों के हिसाब से कि अभी ये होता है। लेकिन अभी हमने देखा लास्ट ईयर की अगर हम बात करें तो हमने क्या देखा, आमतौर पर हर किसी महीने में बारिश हो रही है, पूरे हमने वर्ष भर बारिश होते देखी। तो ये क्या है, पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हर चीज समय पे होती थी। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि कभी भी गर्मी बहुत तेज हो जा रही है, कभी बहुत तेज अचानक सर्दी हो जा रही है। ये क्या हो रहा है, ये जलवायु। हम बचपन से कम हम कितने हो गए, 20-22 साल के हो गए हैं, 30 साल के, 40 साल के हो गए हैं, कुछ कुछ लोग 45-50 के भी हो गए हैं। तो हम क्या देख रहे हैं, हमने अपने जीवन में ऐसा नहीं देखा कभी भी, लेकिन अब हम देख रहे हैं। तो ये जो है सालों के बाद जो हमको चेंज दिखाई दे रहा है वह जलवायु परिवर्तन है, कि पूरी बड़े स्तर पर लंबे समय में जो चेंज आ रहा है, काहे में हमारी जो हम पढ़ते हैं ना, क्षितिजल पावक गगन समीरा, इनमें जो परिवर्तन आ रहा है लंबे समय में, वही जलवायु परिवर्तन है। और इस जलवायु परिवर्तन का असर किस पे पड़ता है, बायोडायवर्सिटी पे पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो एक अपनी हर एक जीव की, हर एक लिविंग और ऑर्गेनिज्म की अपनी एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, वो सेट होती है, जहां जिस समय में जन्म से लेके वो जी रहा है, सालों तक जी रहा है, उसके हिसाब से वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाती है। लेकिन अब चेंज हो रहा है, इसमें जलवायु में परिवर्तन हो गया है, तो उनके हिसाब से एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, मतलब एडॉप्टेबल कंडीशंस समाप्त हो जाती हैं। इसलिए फिर उनको अनुकूलन करने की स्थिति नहीं रहती, तो फिर धीरे धीरे उनका क्या होता है, समाप्ति। जैसे डायनासोर का हम लोगों ने तो सिर्फ नाम सुना है, और हमारे पूर्वजों ने भी सिर्फ नाम ही सुना होगा, क्योंकि वो तो करोड़ों हजारों सालों से नहीं है। हमने किसका नाम सुना है, गांधी जी का नाम सुना है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने गांधी जी को देखा है, तो हम मान सकते हैं कि हाँ गांधी जी थे। ऐसी वाली कंडीशन जब आ जाती है कि थी तो चीज लेकिन देखा नहीं है, और थी तो चीज देखा भी नहीं है, और सिर्फ सुना है बस, ऐसी वाली चीजें होती हैं। तो उनसे बचने के लिए जो उपाय होते हैं, उसके लिए जो देश आकर करते हैं, मतलब आपका उसमें क्या योगदान है, जो जा रही है जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है उसको बचाने से लिए, यानी पूरी बायोडायवर्सिटी को क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए आपका देश कितना क्या बोलते हैं उसको, डोनेट अपना योगदान कितना दे रहा है, वही यहाँ पर है। उसके लिए प्लान बनाए गए हैं, प्रस्तुत करने की उनसे सभी से क्या की गई, एक्सपेक्टेशंस की गई है। फिर अगला क्या है, इस करार में चिन्हित सभी महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे अनुकूलन, वित्त पोषण जी को, क्या बोल रहे हैं, किसी का माइक ऑन है? हाँ, तो कौन कौन सी चीजें, जैसे अनुकूलन मतलब एडॉप्टेशन, जैसे कि हमें बहुत गर्मी सहने की आदत नहीं है, लेकिन हम अपने किसी रिश्तेदार के घर गए, अब वहां पे बहुत गर्मी पड़ती है, हमें आदत नहीं है, लेकिन हम थोड़े दिन वहां रहेंगे तो वहां की परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेंगे, मतलब वो गर्मी हमसे बर्दाश्त होने लगेगी। इसी चीज को बोलते हैं अनुकूलन। जो जैसी कंडीशन है उसके अनुसार अपने आप को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। और वित्त पोषण के अंतर्गत जितने भी आपके इकोनॉमिकल जितनी भी चीजें कि जो कंट्रीज नहीं है सक्षम, उनको उपलब्ध कराना, वित्त या अर्थ की उनको सुविधा देना। फिर प्रौद्योगिकी विकास हेतु समान परंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियां तथा संबंधित क्षमताएं शामिल है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि कोई देश बहुत पीछे है तो वो पीछे ही है, कोई बहुत आगे है। अब उसमें भी ध्यान यही रखना है कि हम अपने आगे बढ़ने की होड़ में हम कुछ भी पर्यावरण का ध्यान नहीं रख रहे हैं,
भी टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं वो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती जा रही है, ऐसा ध्यान, मतलब इन चीज को छोड़ के। अब दूसरा हम वैकल्पिक, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे, ऊर्जा के साधन है, उसमें भी क्या होता है, जो चीज हम कहते हैं ना कि मतलब अच्छी होती वो महंगी होती है, हमने देखा है। ऐसे ही है कि हम देखते तो है कि सोलर एनर्जी पर हम जाएं, उसकी तरफ टर्न हो, लेकिन वो महंगी बहुत पड़ती है, टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा महंगी पड़ती है। तो जो देश आर्थिक रूप से पिछड़े हैं वो उस टेक्नोलॉजी का यूज कैसे कर सकते हैं, तो वहां पर ये लोग मदद करेंगे। इसलिए उनको साथ लेकर यहाँ पे जो समान परंतु भिन्न भिन्न जिम्मेदारियों की बात, मतलब जो जिसको जैसी आवश्यकता हो उसको उस तरह से साथ लेके चलना। फिर विकसित देश विकासशील देशों की आवश्यकताओं के संदर्भ में, ये वही बात आ गई यहाँ पर, 2025 से पहले 100 बिलियन डॉलर, बिलियन मतलब अरब, 100 अरब डॉलर प्रति वर्ष का लक्ष्य तय करेंगे, उन लोगों की मदद करेंगे। दीर्घावधि लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सामूहिक कार्यवाही की प्रगति की वैश्विक स्तर पर जांच हेतु रूपरेखा तैयार की गई। पहली जांच 2023 में निर्धारित की गई कि जो हमने डिसाइड किया है उस पे काम हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक वॉचिंग एजेंसी बनाई गई है जो हमेशा उसी को निगरानी, जैसे सर देखते हैं हमारे जितेंद्र सर, कौन टीचर क्लास ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या कोई स्टूडेंट क्लास का माहौल तो खराब नहीं कर रहा है, उनकी पूरी नजर रहती है हर क्लास के ऊपर। ऐसे ही यहाँ पर नजर है, जो देश है उन्होंने एक बना लिया है कि हाँ ये आपका काम है कि आप देखोगे पूरे टाइम। और पहली जांच जो हुई थी वो कब हुई थी, 2000 मतलब निर्धारित की गई 2023 में। अभी आपको डाल के देखिएगा, गूगल बाबा को पूछिएगा कि ये हो गई या नहीं हुई या कब होगी कहाँ होगी, थोड़ा सा इसके बारे में, क्योंकि ये अभी से जुड़ा हुआ मामला है। हर चीज जो भी आप ये पढ़ना, ये मैं जो होमवर्क देती हूँ नोट कर लिया कीजिए साथ में। हर चीज टीचर के ऊपर नहीं छोड़ना है अपने को, थोड़ा सा घुस घुस के ऐसे पढ़ेंगे ना आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या करना है, जितने भी ये पढ़ लिया, पेरिस समझौता पढ़ लिया है, क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ लिया है, या मॉन्ट्रियल रिपोर्ट ये पढ़ लिया है, इन सबको गूगल पे डालिए और करंट का 2023 में इनमें क्या काम हुआ है, इनके बारे में कोई बात हुई है, लेटेस्ट एकदम 2022, 21, 19 तक का आप देख लीजिए कि कुछ इनसे रिलेटेड कुछ लेटेस्ट है क्या, उसको पढ़ के जाइए। बहुत पुराना तो सिर्फ आपको ईयर याद रखना है। और कहाँ से पढ़ना है? जी क्या पूछ कहाँ रहे हैं? से पढ़ना है? गूगल पढ़ना गूगल कहाँ से है? गूगल पे सर्च करिएगा। नहीं, कमांड क्या देनी है? कमांड ये दे दीजिएगा कि जैसे हम पेरिस समझौता जो हुआ है, पेरिस कॉप लिख दीजिए आप, तो उसके बाद लेटेस्ट पेरिस कॉप लिख दीजिए, ऐसा दे दीजिए, या लेटेस्ट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, या लेटेस्ट हमारा क्या है ये क्योटो प्रोटोकॉल। ये सब रिपीट होते रहते हैं क्योंकि बैठकें दोबारा होती ना, कि जो हमने डिसीजन लिया था या जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे उन पे कितना काम हुआ, वो पूरे हुए या नहीं हुए। तो ऐसा लेटेस्ट करके आप डाल दीजिए, लेटेस्ट न्यूज टू मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये सब डाल के पहला वर्ड जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका, और उसके आगे लेटेस्ट डाल दीजिए 2023, 2022 ऐसे करके, तो आपको वो दिख जाएगा, आपको समझ में जाएगा। जब एक कीवर्ड आप डालेंगे वहां से आपको समझ में जाएगा। मैं एक आध आपको स्क्रीनशॉट लेके बता दूंगी कि कैसे देखना है, तो फिर आपको और आइडिया लग जाएगा। अगला हमारा है अंतरराष्ट्रीय सौर संधि। लास्ट टॉपिक जो है हमारा, जो भी हमारा सिलेबस है 7th वाले का, उसका एकदम लास्ट टॉपिक है अंतरराष्ट्रीय सौर संधि। क्या है ये, इसमें इसका उद्देश्य क्या है, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना। कौन से हैं जीवाश्म ईंधन, लगातार पढ़ते आ रहे हैं हम, फॉसिल फ्यूल्स है हमारे जी फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं हमारे, बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जैसे जो हमको जीवाश्मों से लंबी प्रोसेस के बाद बने हैं, जितने भी हम पेट्रोलियम पदार्थ यूज कर रहे हैं, कार्बन यूज कर रहे हैं, वो सब हमारा इसमें आ जाता है फॉसिल्स फ्यूल में, फॉसिल्स ईंधन में, जीवाश्म ईंधन में। इस पे निर्भरता, इस पर डिपेंडेंसी हमको कम करना है। फिर दूसरा, इसका स्वरूप कैसा है, सौर संसाधन संपन्न, या इनको ही बोलते हैं सनशाइन कंट्रीज,
का एक संधि आधारित एक अंतरराष्ट्रीय सरकारी संगठन या अंतरराष्ट्रीय समूह है। इसके ये थोड़ा सा अभी लेटेस्ट आप देख लीजिएगा, इसमें मैंने 2-3 जगह कहीं 101 मिल रहा है, अभी फिर लेटेस्ट इसको 121 भी मिल रहा है, थोड़ा सा देख लीजिएगा इसको। वैसे ऐसा कंफ्यूजिंग वाला पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आपको एक बेसिक चीज ये याद रखना है, 100 प्लस तो है, ठीक है। एक बार देखिएगा, अगर 121 से आपको ज्यादा मिलते हैं या 121 मिलते हैं तो वो भी ओके है, ठीक है। फिर लॉन्चिंग में क्या है, मतलब ये कब लॉन्च कब हुआ है, ये तो ये हमारे यहाँ का है, इसलिए इससे क्वेश्चन आते हैं। ये आया था, हमने देखा था जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे स्टार्टिंग में, जो सैंपल क्वेश्चन हमने देखे थे उसमें इसका ईयर ही पूछा था कि कब इसका लॉन्च हुआ था। ये 2015, 16, 17, 18 उसमें 4 ऑप्शन दिए थे, तो इसका आंसर हमको यहाँ से पता चल गया कब हुआ है। इसका डेट भी याद रखेंगे, 30 नवंबर 2050 को। कहाँ? पेरिस, फ्रांस में COP21 के दौरान ही ये हुआ था। किसने रखा था इसका आइडिया? नरेंद्र मोदी जी ने रखा था। फिर इसका मुख्यालय कहाँ? ये भी हमारे इंडिया में है, गुरुग्राम, जो गुड़गांव का नया नाम है। और इसे सौर नीति एवं अनुप्रयोग क्या बोलते हैं इसको? वन सन वन वर्ल्ड, ये याद रखिएगा राइम जैसे, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने हेतु अंतरराष्ट्रीय नोडल एजेंसी भी इसको कहा जाता है। ये फैक्ट है, इनको एज इट इज आप तो याद रख लीजिएगा। कोई सा भी फैक्ट पूछ लें, 2-3 फैक्ट पूछ लें स्टेटमेंट में, तो आपको एकदम क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आपको एक स्टेटमेंट एकदम करेक्ट दे दिया, दूसरा भी आधी चीजें उसकी करेक्ट रहेंगी, एक आध शब्द कोई उसका घुमा फिरा देंगे और हमको लगेगा हमने तो पढ़ा है ऐसा ही है। तो इसलिए एकदम आपको बिल्कुल जैसा स्वरूप दर्शन बताया था ना, कि आईने में बिल्कुल स्वरूप दिख जाता है अपना, जैसे है वैसे ही, वैसे इनको याद रखना है, जैसे है वैसे के वैसे। इसका संस्थापक सम्मेलन 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के नेतृत्व में दिल्ली सौर एजेंडा के नाम से आयोजित किया गया था, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया 7th टॉपिक, जो हमारे चल रहे थे कौन से, अंतरराष्ट्रीय समझौते, पर्यावरण संरक्षण, ये सब चीजें चल रही थी, हमारा 7th टॉपिक था, ये आज हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारे 2 टॉपिक बचे हैं, एक डिजास्टर्स बचा हुआ है और एक एनर्जी रिसोर्सेज बचे हैं। तो आज हम एनर्जी रिसोर्सेज को पढ़ लेते हैं। आज भी क्लास 4 बजे तक ही रखना है, क्योंकि एक और बहुत अर्जेंट मीटिंग है आप ही लोगों की पढ़ाई के सिलसिले में सर के साथ में, तो इसलिए 4 बजे ओवर करेंगे, 4:30 तक हम नहीं पढ़ेंगे जैसा कल हमने डिसाइड किया था, लेकिन कल हमारा कंप्लीट हो जाएगा ये, फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्या है? ऊर्जा संसाधन या एनर्जी रिसोर्सेज। सबसे पहले हम ये देखेंगे, पहले तो ऊर्जा क्या होती है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, ऊर्जा क्या होती कार्य है करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। जी। डिफिनेशन पूछे मैम, सॉरी, किसी से भी कोई भी बता दीजिए। डिफिनेशन पूछे ना मैम, ऊर्जा। ऊर्जा डेफिनेशन नहीं, आप तो जो आपको ऊर्जा के संबंध में पता है वो बता दीजिए। सरल Efficiency to do क्षमता work. मैम, कार्य करने की क्षमता। हमको कुछ भी करना है तो उसके लिए हमको जो चाहिए है वही ऊर्जा है, जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते वही ऊर्जा है। सरल शब्दों में, हमको हमेशा सरल शब्दों में चलना है, हमको बहुत गहराई में नहीं जाना है किसी भी चीज के। ऐसे एग्जाम में जाना है, लेकिन एग्जाम में जाने के लिए हम सरल से चलेंगे, समझ लेंगे तो हम एग्जाम को आसानी से मतलब कर लेंगे। उस किसी भी काम को करने के लिए जो एक पावर होती है वही मतलब वही पावर इंग्लिश में और हिंदी में ऊर्जा है। तो कैसी होती है ये, इसकी डेफिनेशन तो क्या कहेंगे कि भाई ये कभी भी मतलब 3 डेफिनेशन, 3 इसके वो बताए गए हैं, कभी भी ना तो इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ना इसको बनाया जा सकता है, ना मिटाया जा सकता है। केवल क्या होता है, एक रूप से इसका दूसरे रूप में चेंज होता है, ट्रांसफर, रूपांतरण होता है ना, बदलाव होता है। कि जैसे मेन सोर्स क्या है एनर्जी का? सन है,
मतलब अगर हम ऐसे बाहरी वाली एनर्जी की बात करें तो मेन रिसोर्स जो है वो क्या है, सन है। सन से ही फिर सारे एटमॉस्फेयर में जाती है एनर्जी, पेड़ पौधों में जाती है, पेड़ पौधे उसको क्या कर देते हैं, पेड़ जो सन से आती है वो कौन सी होती है, सोलर एनर्जी होती है। सोलर एनर्जी को काय में बदल देते हैं पेड़ पौधे, रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, केमिकल एनर्जी में वो चेंज कर देते हैं पेड़ पौधे। और पेड़ पौधों से फिर हम लोग या जो खाद्य श्रृंखला में जाती है तो क्या हो जाता है, उसको और भी अलग अलग बदल जाती है, काम करने की ऊर्जा में बदल जाती है, काइनेटिक एनर्जी में बदल जाती है, स्थैतिक ऊर्जा में बदल जाती है, अलग अलग टाइप की जो चेंज हो रहे हैं। तो इसीलिए ऊर्जा को कहते हैं कि इसका एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ये कभी भी खत्म नहीं होती या बनाई नहीं जा सकती। चलिए ये तो हो गया उसको थोड़ा सा समझने की दृष्टि से। अब ऊर्जा के हमको रिसोर्सेज की बात करनी है, जो रिसोर्सेज हमको हमारे कामों में हेल्प करने के लिए जिनमें ऊर्जा की जरूरत होती है। हमको अभी अपने अंदर वाली ऊर्जा की बात नहीं करना है, अभी हमको बाहर वाली ऊर्जा की बात करना है, जो हमारे कामों में हेल्प करने के लिए हम जिन गैजेट्स का यूज करते हैं उनको चलाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी काम आती है, वो कहाँ से आती है, उसके सोर्स क्या है, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन से हैं, मेनली वो होते हैं टू टाइप के। कौन सा, एक हो गया हमारा कन्वेंशनल या परंपरागत बोलते हैं, दूसरा हो गया हमारा गैर परंपरागत या नॉन कन्वेंशनल। अब ये परंपरागत और गैर परंपरागत क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। जब हमने सुना है ना कि हमारे घर में मतलब जैसे शादी हुई किसी की, नई दुल्हन घर में आई, तो क्या होता है भैया, हमारे घर में तो ये परंपरा है कि नई बहू आती है, जब वो रसोई में जाती है तो सबको मीठा बना के खिलाती है। होता है ऐसा, सबके घर में होता है, बताइए, कोई तो बोल दो। जी मैम। हाँ, तो ये क्या हो गया, परंपरा हो गई। परंपरा चली आ रही ना, वर्षों से ऐसा होता आ रहा है, इसलिए हम उसको कर रहे हैं, चला रहे हैं। तो जो हम ऊर्जा के साधन अपने काम के लिए इस्तेमाल करते चले आ रहे हैं, सालों से करते चले आ रहे हैं, वो क्या हो गए, परंपरागत हो गए। और जो जैसे मैम, परंपरागत नहीं है, थे तो सन तो है, सालों उनको ले से है, सकते हैं। लेकिन उसका यूज हमने एनर्जी में, उसकी एनर्जी को अपने काम वाली एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम जो नेचुरल होता है, मतलब प्राकृतिक रूप से जो होता है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हमारे हस्तक्षेप से, हमारे इंटरप्शन से जो हमको उसकी उस एनर्जी को हमने चेंज करके अपने यूज की एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया, वो काम हम परंपरागत रूप से नहीं कर रहे हैं, वो हमने अभी हाल ही के कुछ वर्षों से स्टार्ट किया है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, गैर परंपरागत। क्लियर है इतना कंसेप्ट? आगे बढ़े, माइक ऑन करके बताए कीजिए मैम। जल्दी से, मैसेज नहीं दिखते। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो किसके आधार पे था, उपयोग के आधार पर, कैसे हम यूज कर रहे हैं उसके आधार पे ये दो थे। अब दूसरा पॉइंट क्या है, सीमितता, मतलब लिमिटेशंस, कोई चीज लिमिट में ही है, उसके आधार पे। चक्रीय उपयोग, मतलब साइक्लिक है, रिसाइकल हो सकता है या नहीं हो सकता है। और पर्यावरणीय दृष्टिकोण के आधार पर कैसे होते हैं, दो टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल या नवीकरणीय तथा नॉन रिन्यूएबल अनवीकरणीय। माचिस की तीली है, हमने उसको क्या करा, माचिस के ऊपर घिसा और वो जल गई, क्या हुआ, जहां तक लकड़ी है वहां तक वो जली, उसके बाद क्या हुआ, गायब। दोबारा आ रही है क्या, दिखेगी भी नहीं, पूरी जल गई, गायब माचिस की तीली थी, अब दोबारा कभी हमें दिखाई नहीं देगी हमारे इस जीवन में। तो क्या किसी भी जीवन में हम हजारों जन्म ले लेंगे तब भी वो नहीं दिखाई देगी। तो वो कैसी चीज हो गई, रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल है, एक बार यूज किया खत्म। उसके बाद आगे हम देखते हैं इनको थोड़ा सा डिटेल में, अब हम देखेंगे इन्हीं चीजों को।
गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, इनको पढ़ते हैं हम पहले, नहीं पहले परंपरागत ही पढ़ेंगे, सॉरी। परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है? जो लंबे समय से उपयोग किए जा रहे हैं, मात्रा में सीमित है, लिमिटेड है भाई। हमें पता है पेट्रोलियम का इतना भंडार है, जब ये पूरा खत्म हो जाएगा तो पता नहीं हम जब तक जीवित हैं तब तक हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। या इसको तो आप ऐसे ही देखिए, बस माचिस की तीली का एग्जाम्पल याद रखेंगे तो कोई गड़बड़ नहीं होगी कि चीज जब तक है तब तक वो चल रही है, चाहे हम उसको एक दिन में यूज कर लें या 10 दिन में यूज करें, लेकिन वो जब तक है तब तक है। एक बार खत्म हो गई फिर वो नहीं है, फिर वो दूसरा भले ही आ जाए, बन गया, मान लीजिए प्रोसेस लगातार चल रही है बनने की, तो दूसरा आ जाएगा बन के, लेकिन वो नहीं आएगा, रिपीटेशन नहीं है। प्रदूषण को जन्म देते हैं, प्रदूषण का एक प्रमुख कारण होते हैं, हम फ्यूल जलाते हैं और क्या क्या निकलता है, मोनोकार्बन और कार्बन डाइऑक्साइड और सब दुनिया भर की प्रदूषणकारी गैसें निकलती हैं, पुनः उपयोगी नहीं होते हैं, दोबारा यूज नहीं कर सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत इसी की श्रेणी में आते हैं ऑलमोस्ट। उदाहरण क्या क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। गैर परंपरागत देख लें, जिनका उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में हाल ही में कुछ वर्षों में किया गया है, वैकल्पिक ऊर्जा के सोर्स कहलाते हैं ये। इसके अंतर्गत नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों आ सकते हैं इसमें, जो हमने बाद वाले पढ़े हैं ना, ये दोनों इसमें आ सकते हैं गैर परंपरागत में। कैसे आएंगे उसके एग्जाम्पल से समझ में आएगा। जैसे पवन ऊर्जा क्या है? हो जाता, मतलब हमेशा है, हवा तो मिलती रहेगी। सौर ऊर्जा हमारी कई पीढ़ियां जा चुकी हैं और कई पीढ़ियां चली जाएंगी, तब भी सौर ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी। जल ऊर्जा भी क्या होता है? वाटर साइकिल, सूरज की रोशनी पड़ती है, पानी के जो भी संसाधन होते हैं उन पे, यहाँ पे पानी भाप बन के उड़ता है, बादल बन जाते हैं और बादल से फिर हवा के टच में आके फिर बूंदों के रूप में बरस जाते हैं। तो ये भी चल रहा है लगातार। तापीय ऊर्जा कौन सी हो जाती है? ये मतलब इसी का एग्जांपल ले सकते हैं मैम, इसी का एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे कि ताप जितना टेम्परेचर सूर्य भगवान की आती है, टेम्परेचर जितना बढ़ता है फिर वो वाष्पो उत्सर्जन क्रिया जो होती है। हाँ बिल्कुल। और परमाणु ऊर्जा, तो यहाँ पे इतने टाइप के एग्जाम्पल किसके हैं? ये गैर परंपरागत के। अब ये चीजें आपको बहुत कंफ्यूज ना करें, इसके लिए आपको वही फॉर्मूला अपनाना पड़ेगा, टेबल फॉर्मूला। सब चीजें एक साथ सामने रखिए, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। गैर परंपरागत, परंपरागत, नवीकरणीय, अनवीकरणीय, कौन किस में आ रहा है सब यहाँ सामने आपको दिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वहां पे आपको बिल्कुल कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन स्टेटमेंट में पूछेंगे, ऐसे आपको 4 ऑप्शन देके पूछ भी सकते हैं एक आध क्वेश्चन, लेकिन फंसाने के लिए आपको स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछेंगे या आपको पूछेंगे कथन कारण वाले, मतलब जो होते हैं ना एविएशन और क्या रहता है रीजन वाले क्वेश्चन, वो आपसे पूछेंगे। तो इन चीजों को बहुत अच्छे से क्लियर करके जाइएगा। कोयले के बारे में थोड़ी सी कहानी देख लें। बहुतायत में पाया जाने वाला कैसा है? जीवाश्म ईंधन है। घरेलू ईंधन, विद्युत उत्पादन में इसका उपयोग होता है। इससे प्राप्त ऊर्जा तापीय ऊर्जा कहलाती है। क्यों? क्योंकि इसको जला के ही तो एनर्जी मिलती है, कहीं ना कहीं आग का काम इसमें हो रहा है, इसलिए इसकी जो एनर्जी है उसको तापीय ऊर्जा कहते हैं। जैसे पुराने जमाने में कोयले से रेलगाड़ी चलती थी, एनर्जी मिलती थी तभी तो पहिया घूमता था, चलता था, तो वो ताप मतलब टेम्परेचर कहाँ से आया? कोयले से आया। लाखों वर्षों पहले विशाल फर्न एक टाइप के क्या होते हैं? वृक्ष होते थे बड़े बड़े, और दलदल का पृथ्वी की परतों में दबने से निर्मित होता है कोयला। प्रमुख उत्पादन विश्व में कहाँ होता है? नंबर 1 पे चीन, जापान, यूएसए, जर्मनी, रूस, फ्रांस। ये याद कर रखिएगा, ये क्वेश्चन आता है, ऐसा पूछ लेते हैं सबसे ज्यादा कौन प्रोडक्शन कर रहा है कोयले का। फिर भारत में कहाँ कहाँ होता है? रानीगंज पश्चिम बंगाल, झरिया या झिरिया पश्चिम बंगाल में ही है। झरिया मैम।
झरिया है ना, पश्चिम बंगाल में जी ही मैम। है। और नहीं, धनबाद, पश्चिम बंगाल में नहीं मैम, झारखंड में है मैम, धनबाद डिस्ट्रिक्ट झरिया, में। झरिया भी झारखंड में है। जी मैम। ओहो। मैन झरिया ही है मैम, और धनबाद के अंतर्गत ही झरिया आती है। मैम की आवाज नहीं आ रही, शायद ऐसा हो रही है सबको। मैम भी की आवाज नहीं आ रही है, लोग आवाज देते रहे। मैम आप म्यूट हो। मैं ये बोल रही हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही थी ज्वाइन करने के लिए मोबाइल से, किसी ने ऐड क्यों नहीं किया? मैंने आपको वो बना रखा है ना, होस्ट एक दो लोगों को। कोई नहीं है अभी होस्ट? अच्छा, होस्ट लोग चले गए, ओहो। कोई बात नहीं, चलिए क्लास को पहले कंटिन्यू करें। लैपटॉप फिर वो हो गया था, देखा नहीं। तो ये झरिया, धनबाद और बाकोरो क्या है इसके? बोकारो मैम डिस्ट्रिक्ट है। भारत में बकारो, बोकारो बोकारो, मैम, बोकारो। बोकारो। लिखा तो सही है, उच्चारण आप वहीं के हो क्या मयंक, पवन जी? जी मैम, जी मैम। इसीलिए आपको सब चीजें इतने अच्छे से पता है। मैम छत्तीसगढ़ में भी बहुत गोल्ड माइन्स है ना। हाँ, ये हमारा कोयले का हो गया। पेट्रोलियम, इसके उत्पाद। क्लास में ही हो रही है मैम। क्लियर नहीं हो रही मैम। अच्छा, सॉरी, पूरा डिस्टरबेंस ही हो गया मतलब मामला। फिर से करना पड़ेगी पूरी प्रोसेस। आप लोग तो बीच में बिल्कुल बोल ही दिया करो आधे घंटे के बाद कि मैम चार्जर ऑन कर दीजिए, वो उसकी बैटरी ज्यादा नहीं चल पाती है अभी। मैं तो खो जाती हूँ पढ़ाने में, फिर उसके बाद बस अभी दिखने लगा है। जी मैम। ठीक है, पेट्रोलियम हमारा अब है। पेट्रोलियम में क्या है, इसके जो उत्पाद होते हैं, कौन कौन से उत्पाद होते हैं पेट्रोलियम के? वैसे लिखे हुए हैं नीचे, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोम, प्लास्टिक और स्नेहक मतलब लुब्रिकेंट्स, ग्रीस। ग्रीस होता है ना, गाड़ियों में डलता है, वाहनों में। ये सब कहाँ से? एक ही है ये, जो एक बार मैंने बताया था भंजक आसवन से। कहाँ होती है? चट्टानों में होते हैं, खूब गहराई में नीचे, वहां से इसको निकालते हैं। तो जैसे जैसे भंजक आसवन बोलते हैं, अब इंग्लिश में मुझे नहीं ध्यान है अभी क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को। उसमें ये निकालते हैं, पूरी प्रोसेस होती है फिल्टर करके। तो जो जो एक के बाद एक बचती जाती है चीजें, उनको वैसे नाम दिए जाते हैं और उनके जैसे काम होते हैं। जैसे सबसे पहले पेट्रोल, पेट्रोल सबसे ज्यादा यूजफुल हो गया, सबसे ज्यादा महंगा। फिर डीजल भी, डीजल से बस चलती हैं,
और जो बहुत सारे बड़े वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह चलते हैं, लोडिंग ऑटो कुछ। और उसके बाद केरोसिन, केरोसिन का यूज पहले बहुत ज्यादा होता था। स्टोव आते थे घर में, स्टोव जो खाना बनाने के लिए, बत्ती वाले आने लगे पहले, और हवा भरने वाले भी आते थे। ऐसे रहते थे ना, स्टोव चलते थे पहले, वो ऐसे उनमें तवा रख दो ऊपर और खाना बना लो, रोटी बना लो, सब्जी बना लो, ऐसे। तो वो केरोसिन से चलते थे। मोम का यूज पता ही है हमको, बेसिन वगैरह में यूज होता है, मोमबत्तियों के रूप में यूज होता है। और प्लास्टिक, फिर स्नेहक, स्नेहक भी लुब्रिकेंट का काम करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये सब भले ही, ये क्या है, ये लास्ट लास्ट के तो कचरा है एकदम, बिल्कुल मतलब उसके हिसाब से कचरा है, इसका सबसे आखिरी का वेस्ट मटेरियल। जैसे हमने चाय बनाई, चाय छान ली, तो चाय पत्ती जो बची वो हमारे लिए वेस्ट मटेरियल, कुछ उसका रोल नहीं है। लेकिन कुछ जो बुद्धिजीवी प्राणी है वो क्या करते हैं, उस चाय पत्ती को मेहंदी घोलते हैं, उसमें मिला लेते हैं कलर के लिए, या उसके दूसरे दूसरे, या गमलों में डाल देते हैं, गमलों में वो फायदा करती है। तो कोई वेस्ट चीज का भी हम अगर यूज कर रहे हैं तो वो उपयोगी हो गई है। तो ऐसे ये इसके हिसाब से देखा तो पेट्रोल ही सबसे काम का है, लेकिन उसके बाद का जो कचरा एक के बाद एक जो बच रहा है वो भी बहुत महंगा मिलता है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, काला सोना बोलते हैं। किसको, पेट्रोलियम के जितने उत्पाद हैं ये सब काला सोना कहलाते हैं, सोने की कीमत में बिक रहे हैं। मुख्य उत्पादक कौन कौन से देश हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरब। ये ऐसी कंट्रीज हैं, जैसे हम हमारे यहाँ बोरिंग मशीन बुलवाते हैं पानी के लिए, बोर करने के लिए, वैसे ये अगर बोर करते हैं तो वहां उनके पास में तेल निकल जाता है। ये क्या है, तेल ही तो है ना, पेट्रोल। तेल के कुएं होते हैं वहां पे, उनके यहाँ पानी नहीं रहता, तो वो क्या करते हैं, नहाते नहीं है। उनके यहाँ बिना नहाए काम चलता है, बहुत मुश्किल से कहीं उनको मिल जाता है, तब उनका ऐसा हो पाता है। तो ये कंट्रीज अब पानी के लिए हम पे डिपेंड है, और हम इन पे तेल के लिए डिपेंड है। यूएसए, रूस, वेनेजुएला और अल्जीरिया, इतनी कंट्रीज है ये। भारत में कहाँ पर होता है, डिगबोई, असम, और बॉम्बे हाई, बॉम्बे में। कृष्णा और गोदावरी नदी डेल्टा, नदी डेल्टा क्या होते हैं, डेल्टा का साइन ऐसा होता है ना, हाँ, ट्रेंगल तो जैसा होता है मैम, हाँ, ऐसा। तो जहाँ नदी जाके जब किसी बड़ी जलराशि में मिल रही है ना, ऐसी वो बहती आ रही है, और बड़ी जलराशि में जैसे समुद्र में जाना है या किसी खाई में जाना है, तो मुहाने वो से होती है जाके मैम ऐसे ऐसे। दो में बट जाएगी, सीधी नहीं जाएगी। ऐसे जैसे हमारा हाथ, उंगलियां मिली हुई हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन जब हाथ हम ऐसा फैलाते हैं तो सब बिखर जाती हैं उंगलियां। ऐसा ही जब वो अलग अलग हो जाएगी तो उस जगह को, उसको डेल्टा बोलते हैं। तो ऐसे वाले कौन से, कृष्णा और गोदावरी नदी के डेल्टा में भी ये पेट्रोलियम पदार्थ पाए जाते हैं। प्राकृतिक गैस तीसरा है हमारा। कौन से चल रहे हैं ये, गैर पारंपरिक कि पारंपरिक, कौन से हैं ये, किसमें आ रहे हैं तीनों चीजें, गैर पारंपरिक। गैर पारंपरिक। पारंपरिक में। गैर पारंपरिक नहीं है, हम सालों से इन्हीं को यूज कर रहे हैं, हमने कई पीढ़ियों से हमारी यही चल रहा है। गैर पारंपरिक है मैम। पारंपरिक नहीं है, पारंपरिक नहीं है। पेट्रोलियम निक्षेपों के साथ पाई जाती है। निक्षेप मतलब होता है डिपॉजिट, डिपॉजिट है ये। पेट्रोलियम के जो उसमें चीजें जो रहती हैं पहले से, मतलब उसमें पाई जाती है, जो कि अनरिफाइंड तेल को प्राप्त करते समय निकलती है, निष्कासित होती है। कहते हैं ना किसी चीज में कोई चीज, जैसे वही चाय की, चाय का ही एग्जांपल ले लो आप फिर से, चाय पत्ती, चाय में है गैस, जब बना रहे हैं तो वही मतलब वेपर है उसमें। तो जब हमने चाय छान ली तो चाय तो नीचे आ गई, हमारे साथ कुछ वेपर नीचे आ गई, लेकिन जो ऊपर चाय पत्ती बची रह गई है उसमें से भी हम देखते हैं कि जब तक वो गर्म है उसमें से धुआं निकलता रहता है। तो ऐसे ही इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये डिपॉजिट रहती है पूरा पेट्रोलियम पदार्थ में, ये वाली जो गैस है वो डिपॉजिट रहती है। तो कब निकलती है, अनरिफाइंड तेल को प्राप्त करते समय। अनरिफाइंड ऑयल जब हम उसकी प्रोसेस करते हैं उस समय ये निकल जाती है। फिर घरेलू और कमर्शियल दोनों प्रकार से उपयोगी है। घर में भी यूज किया जा सकता है, और बाहर मतलब वर्किंग प्लेस पे, या जो हमारा कमर्शियल में कैसे वाहनों में भी कर सकते हैं, और दूसरी उपयोग भी कर सकते हैं।
रूस, नॉर्वे, यूके, नीदरलैंड। इसके सबसे कम है, इसलिए आपको याद रखने में आसानी होगी। यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम। अब हमको यहाँ क्या समझ में आ रहा है, ये कौन सी जगह है? ये हमको यूरोप कंट्रीज में ये प्राकृतिक गैस का यूज ज्यादा हो रहा है, जबकि इससे पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी वो कहाँ पे गर्म दिख देश। रही थी हमको? अरब कंट्रीज में ज्यादा दिख रही थी, मतलब जहाँ पे रेगिस्तान वगैरह होते हैं, अरब कंट्रीज में ज्यादा दिख रही थी। सूखे वाले इलाकों में तेल ज्यादा है, और इधर पे यूरोप में क्या है? प्राकृतिक गैस है। और अमेरिका में कोयला। चीन, अमेरिका, जापान, यानी कि कुछ क्या हो जाएगा हमारा एशिया। सबसे ज्यादा देखा जाए तो एशिया में ही है कोयला, इसीलिए एशिया के पीछे पड़े रहते हैं कि आप कम करो, उत्पादन कम कर। देखो हमारे भारत का नाम कम है, इसमें तो है ही नहीं लिस्ट में, वर्ल्ड वाली में। भारत में खुद में भी कम है, और यूएसए में है, यानी अमेरिका में भी है। ये दोनों, ये जापान भी काय में आ जाता है? पूर्व में आ जाता है, पूर्वी देशों में, यानी एशिया के उसमें आ जाता है। फिर जर्मनी भी इसी में, जर्मनी, रूस, फ्रांस, ये फिर कहाँ पे आ गए? यूरोप में। तो ये है, कोयला तो पूरी दुनिया में है, सारे महाद्वीपों में कहीं ना कहीं है थोड़ा थोड़ा। पेट्रोलियम, क्योंकि लोग तो हर जगह ही मरते हैं ना, जीव जंतु भी हर जगह ही मरते हैं, तो कोयला तो हर जगह होना ही है। प्राकृतिक गैस हो गई हमारी, टाइम हो गया ना? हाँ, तो अभी आज हम इतने ही रखते हैं, कल हम ये कर लेंगे, कल हम कंप्लीट कर लेंगे, पूरा दोनों टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे। मैम निक्षेप मतलब वेस्ट होता है कि डिपॉजिट